Good evening, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest edtech platform that is there to help you at every stage of a career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm your teacher and mentor in this journey. And I've been taking UGC Net Paper 2 Commerce for a while now. Right, so we have been discussing about Paper 2 Commerce, और अभी तक मैंने I have already covered 3 units prior to this one. ठीक है, 3 units already have been covered. अब दूसरी बात क्या है कि यूनिट 4 भी ऑलरेडी मैंने स्टार्ट करा दिया. देर इज ऑलरेडी अ पार्ट कवर्ड जो यूनिट 4 का है, पार्ट 1. राइट. अब यूनिट 4 हमने जैसे पता है कि टाइटल क्या है, बिजनेस फाइनेंस. तो फाइनेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो कि आज हमें क्लास में डिस्कस करना है, दैट इज कैपिटल बजटिंग. वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक, एंड all of us have studied this in FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इरिस्पेक्टिव आपने कौन से ईयर कौन से बैच में कब पढ़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट FM हैज़ बीन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स which actually confuses a lot of students, given कि काफ़ी ज़्यादा यू नो एनालिटिकल है एंड प्रैक्टिकल रिलेटेड है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस है. राइट. बट आपको एक और चीज़ अपने दिमाग में रखनी होती है कि जो नेचर है आपके एग्जामिनेशन का, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, सी दे वोंट आस्क यू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टू सॉल्व. राइट. वो आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं कराएंगे पूरे के पूरे कि आप इसको सॉल्व कर दो, इसमें आंसर निकाल दो. सी दैट इज नॉट द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन. दे आर नॉट लुकिंग फॉर यू टू सॉल्व होल क्वेश्चन. राइट. ऐसा नहीं है कि कोई 10 मार्कर क्वेश्चन दे देंगे. 10 मार्क्स का क्वेश्चन करने में यू हैव टू स्पेंड 10-20 लाइक एटलीस्ट 20-30 मिनट्स. 20 तो चाहिए कम से कम. अब उसकी वजह से क्या होता है, आपके 100 क्वेश्चन हैं. आप इतने कम टाइम में 2 घंटे में आप 100 क्वेश्चंस कैसे कर पाओगे, गिवन अगर आपका एक क्वेश्चन ही 20 मिनट से ज़्यादा ले रहा है. ठीक है. तो इसीलिए नेचर ऑफ एग्जामिनेशन में दे वोंट बी आस्किंग यू फुली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. इंस्टेड व्हाट दे विल डू इज बेसिकली आपको जो भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, जैसे व्हाट वी स्टडी इन कैपिटल बजटिंग इज द टेक्निक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स है कैपिटल बजटिंग, एंड द बेसिक एज वेल. तो जब हम टेक्निक्स की बात करते हैं तो व्हाट दे डू इज़ बेसिकली लर्निंग्स. जो टेक्निक्स की लर्निंग्स होती हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है. अगर आपकी लर्निंग्स क्लियर है, देन दे थिंक दैट यू माइट एक्सेल इन प्रैक्टिकल पोर्शन एज वेल. ठीक है. तो लर्निंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और होती है, उसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं. राइट. तो for anyone who is following or like starting their preparation need to focus or to trim down their syllabus, they have to act smartly. Right. कोई ज़रूरत नहीं है आपको पूरे के पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके बैठ के देखते रहना कि क्या मेरा एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है. आपको फोकस करना है कि क्या वो मेरे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है. आपके ग्रेजुएशन लेवल के लिए था, आपके मास्टर्स लेवल्स के लिए था, बट मास्टर लेवल के बाद आपको यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. क्या पता इतने छोटा छोटा प्रैक्टिकल आ जाए जिसको हम 1 या 2 मिनट मैक्सिमम में सॉल्व कर पाए. ठीक है. इसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है. ओके. तो आज की क्लास में विल स्टार्ट अबाउट प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करते हैं. उसमें कैपिटल बजटिंग एक मेन टॉपिक है. कैपिटल बजटिंग होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं. सी इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजिंग अ फर्म्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स एंड वेंचर्स दैट यील्ड रिटर्न्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड. सी अब इसमें थोड़ा ना आपको थ्योरेटिकल एंड थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्जन दे रखा है. अब होता क्या है, देखो फर्म, अगर लेट सपोज आप कोई स्टार्ट करने वाले हो फॉर्म. ठीक है. तो आप एक वैल्यूएशन बेस्ड डिसीजन लोगे. वैल्यूएशन बेस्ड डिसीजंस. तो ये वैल्यूएशन बेस्ड डिसीजन बेस किस पे होते हैं, आपको क्या करना होता है. वैल्यूएशन बेस्ड डिसीजन एक बजट बनाना होता है. ठीक है. बजटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. बजटिंग करोगे तब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट, इस वेंचर में कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, कितना आप इसमें से कैश फ्लो जनरेट कर पाओगे. राइट. तो जब हम कैपिटल बजटिंग की बात कर रहे हैं, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि हम एक बजट प्रिपेयर करते हैं, और जब वो बजटिंग के अकॉर्डिंग व्हाट वी सी इज फर्स्टली हाउ मच एक्सपेंस
I have to occur. Okay. Second, returns. What are the returns? And then towards the end, when the project ends, how much money I will get out of it. ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेके समझते। लेट सपोज आप एक नई फैक्ट्री डाल रहे हो। फैक्ट्री डालने के अलावा आपके पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स होंगे, डेफिनेटली होंगे। आप वो पैसा एफडी में डाल सकते हो, रिटर्न्स ले सकते हो 7, 8, 10%, डिपेंडिंग। स्टॉक मार्केट में डाल सकते हो, पैसे कमा सकते हो। बट अगर मैं वही बात करूँ और मेरे को एक बिजनेस सेटअप करना है, तो मेरे को फैक्ट्री में पैसे डालूंगा। फैक्ट्री में पैसे डालने के टाइम आई हैव टू रियलाइज कि मेरे को पहले मशीन खरीदनी पड़ेगी, मशीन्स को बाय करना पड़ेगा, तो उसका एक कॉस्ट प्राइस होगा। अब मशीन्स क्या है, एकदम से नहीं चलने लग जाती। कॉस्ट प्राइस पे आपने बाय करी, उनको इंस्टॉलेशन भी करनी पड़ेंगी, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस आएंगे, तो वो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहलाई जाती है। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई, आपने मशीनरी बाय कर ली, उसको इंस्टॉल करा लिया, उसके बाद क्या कराओगे, आप मशीनरी से कुछ आउटपुट निकलवाओगे, उसको सेल्स करोगे, उनको बेचोगे और उनको बेच के कुछ रेवेन्यू जनरेट करोगे। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, जब व्हेन यू हैव इन्वेस्टेड एन अमाउंट, व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ इज कि अब मैं सेल्स करूंगा। अब अगर आप सेल कर रहे हो, तो सेल में से आपको वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, जो डिपेंड करेगा कि कितना आउटपुट आप बना रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। उसके बाद आपको कुछ फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे मशीनरी का ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगा, जैसे आपका रेंट हो जाएगा, ये सारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो लगता है मशीनरी पे, उससे हमारा आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, उसके बाद वी कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से सब क्लियर होगा, सबको समझ में आ गया होगा कि हम 3 पार्ट में वैल्यूएशन करते हैं, बजटिंग की करते हैं। अगर मुझे फर्म खोलनी है, अगर ऑलरेडी मेरी फर्म खुली हुई है, तो उसमें भी मैं ये पार्ट कर सकता हूँ। अगर जब मैं फर्म खोल रहा हूँ, तो ऑलरेडी अगर मेरी फर्म खुली हुई है, तो मैं क्या करूँ, अगर एक नई मशीनरी ले रहा हूँ, पुरानी को रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो भी मैं ये कैपिटल बजटिंग कर सकता हूँ। ओके, अब मैं थोड़ा बेसिक्स पे जा रहा हूँ। अब बेसिक्स में इसमें पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट लेते हो, तो आपको एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, राइट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसमें आप क्या करोगे, जो एसेट आप परचेज कर रहे हो उसका कॉस्ट प्राइस, और उसके बाद क्या है, हमारे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस होंगे। उसको, मशीन को अगर आप खरीद रहे हो, मशीन को इंस्टॉलेशन करने के खर्चे होंगे। ठीक है, बट क्या होता है काफ़ी बार, अगर आपका एक ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है, ये मैं हम बाइफरकेट कर देता हूँ, ये न्यू बिजनेस में अपने आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो, तो कॉस्ट प्राइस और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ये तो लगेंगे। ओल्ड में भी अगर आप नई मशीनरी लेके आ रहे हो, तो भी इतना खर्चा होगा। बट मेरे पास कोई पुरानी मशीन पड़ी है ऑलरेडी, तो उसको मैं बेचूंगा डेफिनेटली। सेल ऑफ ओल्ड एसेट, तो पुरानी को जो मैं बेचूंगा, उससे कुछ मुझे कुछ पैसा मिलेगा, तो मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हो जाएगा, राइट। अब क्या है, जो सेल होगी उस पे दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपका टैक्स जो है कैपिटल गेन होगा, बिकॉज क्या होता है, अगर आपने 2 लाख की मशीनरी है, 2.5 लाख रुपए में बेच दी, तो आपको 50,000 का प्रॉफिट हो गया। जैसे ही आपको प्रॉफिट हुआ, व्हाट विल गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट आपको टैक्स करेगी। ठीक है, तो 50,000 पे कैपिटल गेन हो जाएगा। तो मेरे को उसके लिए भी पैसा थोड़ा अलग से रखना पड़ेगा, साइड में रखना पड़ेगा, तो टैक्स ऑन गेन ऑन सेलिंग। ठीक है, जो भी आपका गेन हुआ है जब उसको बेच के, ये मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या नहीं होता, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। फिर मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कम किस पे हो जाएगा, अगर मेरी सेविंग ऑन हमारा कैपिटल लॉस जब हो जाएगा। हम, अगर मैंने 2 लाख की मशीनरी 1.5 लाख में बेची है, तो मेरे को 50,000 का नुकसान हो गया, तो मेरे का जितना टैक्स लॉस था, उसको मैं राइट ऑफ करने के लिए उस टैक्स अमाउंट को यूज कर सकता हूँ कहीं और। ठीक है, तो इनिशियल एक्सपेंस में मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस आ जाएगा। अगर मैं वही बात करूं कि ऑलरेडी मेरे पास कोई मशीनरी है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं पुराना एसेट बेचूंगा, बिकॉज मुझे अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम करना है। उसके बाद अगर मुझे कोई टैक्स बचाया हुआ है, तो उसके हिसाब से मेरे को टैक्स, अगर मेरे को प्रॉफिट होता है, तो मुझे और अमाउंट देना पड़ेगा टैक्स के लिए।
अगर मुझे लॉस होता है तो मुझे सेविंग हो जाती। ठीक है, अब होता क्या है, और क्या ऐड करना पड़ेगा, हमारी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है, सी आपने मशीन लेके आ गए हो, मशीन आ गई है, इंस्टॉल कर दी है, बट काम करने के लिए यू नीड पीपल, यू नीड इलेक्ट्रिसिटी, यू नीड टू पे रेंट। अब वो कहाँ से आएगा, वो वर्किंग कैपिटल से आएगा। तो अगर आपका नया बिजनेस है तो आपको वर्किंग कैपिटल पूरी 100% लगानी पड़ती है। मतलब जो भी क्वेश्चन में कभी अगर कोई अमाउंट दे रखा हो तो उसमें वर्किंग कैपिटल को आप 100% ऐड करोगे, अगर अगर आपका एक फ्रेश या न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है। वहीं मैं अगर आपसे एक बात बोलूं कि मेरे पास ऑलरेडी एक ऑल सेटअप बिजनेस था, तो मेरे को जो सिर्फ एडिशनल एम्प्लॉयज रखने पड़े, एडिशनल जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ा है, तो वो एडिशनल वर्किंग कैपिटल ही इंक्लूड होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को सारा का सारा पूरा ही वर्किंग कैपिटल नया लेके आना पड़ेगा। जितना अभी थोड़ा डिफरेंस है उसको हम एडिशनल वर्किंग कैपिटल में डालेंगे। ठीक है, मैं कैपिटल बजटिंग पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि एक फर्म बजट बनाती है किस लिए, टू इवैल्यूएट ऑल्टरनेटिव्स। इवैल्यूएट ऑल्टरनेटिव्स, क्या करना है क्या नहीं करना उसके बारे में हम बात करें। जी, मैं पहले आपको ना ये पूरा बेसिक से समझाना चाहता हूँ, एक बार आप ये बेसिक समझ जाओ, उसके बाद कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सबसीक्वेंट कैश फ्लोज क्या होते हैं, और टर्मिनल वैल्यू क्या होती है, वो समझ में आ गया ना, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। ओके, आई होप इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूरा क्लियर हो गया होगा ये पार्ट, राइट। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद आपने इन्वेस्टमेंट कर दी ना, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज सबसीक्वेंट कैश इनफ्लोज। आपने पैसे लगा दिए, आपने पैसे लगा दिए, नाउ जो पैसे आपने लगाए हैं उन पैसों से यू वांट टू अर्न मनी। ठीक है, आप उनसे पैसा कमाना चाहते हो। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा मैं इजी करने के लिए आपको पहले एक याद दिलाना चाहता हूँ, हम नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट हम सेल्स में से वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस करते हैं, फिर उसके बाद हम माइनस करते हैं क्या, डेप्रिसिएशन। इतना अमाउंट आ जाता है नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। अब इसके बाद जब ये इतना अमाउंट आ जाता है, सेल्स से हम माइनस कर लेते हैं जितने भी हमारे वेरिएबल एक्सपेंस है, जितने भी हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सब डिडक्ट कर लिए, फिर डेप्रिसिएशन माइनस कर लिए। डेप्रिसिएशन क्या है, एक हिस्टोरिकली जो हम करते हैं अपने एसेट को वियर एंड टेयर की वजह से, उससे कॉस्ट जो रिडक्शन होती है उसको हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। सी डेप्रिसिएशन जब भी हम बात यहाँ पे करें, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। यहाँ पे अगर आप जब डेप्रिसिएशन नोट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो आपका कोई एक्चुअल में कोई कैश नहीं जा रहा। ये हम ओरिजिनल बुक वैल्यू से थोड़ा थोड़ा, बुक जो ओरिजिनल बुक वैल्यू से थोड़ी थोड़ी वैल्यू डिमिनिश करते रहते, रिड्यूस करते रहते, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जब इतना कैलकुलेट कर लेते हो, इसके बाद आप टैक्स करते हो डिडक्ट, फिर आपका आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी बोलते हैं। दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करो जो भी टैक्स रेट होगा, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अगर मुझे अपना एक्चुअल कैश इनफ्लो चेक करना है तो मुझे एक और चीज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, बिकॉज मैं अपना कैश इनफ्लो चेक कर रहा हूँ, तो मैं वापस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इससे मेरा टोटल सबसीक्वेंट कैश इनफ्लो कैलकुलेट होके आ जाएगा। ओके, तो मैंने दो बात बताई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आई होप एवरीवन इज स्टेइंग विद मी। मैं अभी रश नहीं कर रहा, मैं चाहता तो ये फटाफट ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा के आगे जा सकता था, बट आई वांट यू गाइस टू हैव क्लैरिटी कि होता क्या है कैपिटल बजटिंग में, व्हाट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज सबसीक्वेंट कैश इनफ्लोस। सी, मैंने मशीनरी लगाई, मैंने मशीनरी स्टार्ट कर दी ऑपरेट करना, उसके बाद वो सेल तो करेगी ना कुछ। ठीक है, सेल करेगी, जितने भी मेरे वेरिएबल एक्सपेंस है, मेरे फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, उतने तो रिडक्ट होंगे, बिकॉज मुझे कैश इनपुट अपना बताना है मुझे कि मेरा कैश इनफ्लो कितना आ रहा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, बट इट इज एन एक्सपेंस वाइल वी कैलकुलेट हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे दिखाया है, डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दिया, बिकॉज हमें टैक्स प्रॉफिट जब भी हम निकालते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमें डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करना होता है, राइट, वी ऑल नो दैट।
इसके बाद हमें टैक्स डिडक्ट करना होता है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। बट व्हाट वी आर स्टडिंग हियर इज कैश इनफ्लो कितना हो रहा है एक्चुअल में। तो हम, बिकॉज हमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं निकालना, वी वांट टू नो वर्थ ऑफ द प्रोजेक्ट। हमें वर्थ जाननी है कि उस प्रोजेक्ट की वर्थ क्या है, एक्चुअल वर्थ क्या है, कितना पैसा बना के देगी। इसीलिए हमें कैश इनफ्लोज में वापस डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज लाइक ऑलरेडी एन एक्सपेंस। हमने डेप्रिसिएशन क्या करा, जब एक मशीनरी खरीदी लाख रुपए की, लाख रुपए का हमने इस पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, इस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है 10%, मतलब इसकी वैल्यू 10,000 से कम हो गई, 90,000 हो गई। तो मुझे कोई 10,000 रुपये पॉकेट से तो देने नहीं पड़ रहे ना। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैंने 1 लाख रुपए की बुक वैल्यू की एक मशीनरी खरीदी है, उस पे 10% का एनुअल जो है हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। नेक्स्ट ईयर इसकी बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90,000। और ये जो 10,000 है, इसका क्या होगा, ये 10,000 मेरे डिडक्ट हो जाएंगे। क्या मैंने 10,000 अपनी जेब से दिए, नहीं, बस इस वैल्यू से रिड्यूस करा। ठीक है, इस वैल्यू से रिड्यूस करा, मतलब वियर एंड टीयर इतना होगा कि 10,000 रुपए आप खर्च करने पड़ गए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्या है, हमारा कैश इनफ्लो आ गया, सारा का सारा सारा कैश इनफ्लो आ गया। ओके, अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें डिप्रिसिएशन ऐड कर दो तो हमारे कैश इनफ्लोज आ जाता है। ओके, यहाँ तक सबको क्लैरिटी है। तो अब मूव करते हैं हमारे थर्ड, टर्मिनल वैल्यू की अगर हम बात करें। सी, और ये जो सब्सीक्वेंट कैश फ्लो होता है, दैट इसमें एक पॉइंट ऐड करना भूल गए। सब्सीक्वेंट कैश फ्लो उस एसेट की लाइफ टाइम तक चलता है। जैसे मतलब अगर सब्सीक्वेंट कैश फ्लो की बात करूं, मतलब अगर 9 साल वो मशीनरी चल रही है, तो 9 साल तक मुझे उतना पैसा वो बना के देगी, 9 ईयर्स तक। ठीक है, जितनी भी लाइफ है उस पर डिपेंड करता है। अब मैं टर्मिनल वैल्यू की बात करूं, टर्मिनल वैल्यू क्या होता है, ये होता है हमारा स्क्रैप वैल्यू। जब आप कबाड़ में बेच देते हो उस मशीनरी को, बिकॉज अल्टीमेटली आपको क्या करना होता है, उस मशीनरी को आपने यूज करा, अब आपको रियलाइज होगा कि मैं उस मशीन का करूँगा क्या। आपने 9 साल उसकी लाइफ चला ली है, डेप्रिसिएशन कर रखा है, और जो भी है उसको अब टर्मिनेट करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू आ गई। अब इस पे भी कोई अगर आपको कैपिटल गेन होता है या कैपिटल लॉस होता है, तो उसको आपको प्लस माइनस करना है जैसे। और लास्टली में आपका क्या है, अगर कोई वर्किंग कैपिटल आपने डाली है उस साल, तो वो भी हमारी टर्मिनल वैल्यू में इंक्लूड हो जाती है। टर्मिनल वैल्यू क्या है, टुवर्ड्स द एंड, मतलब जब वो प्रोजेक्ट एंड हो रहा है तो आपको कितने पैसे एग्जैक्टली मिल रहे हैं, वो आपका टर्मिनल वैल्यू बताता है। 3 चीजें पता चली हमें। एक क्या है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट, अब मैं थोड़ा समराइज कर दूं फटाफट। फर्स्टली मुझे पता चला मुझे कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, दिस इज माय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद मेरा सब्सीक्वेंट कैश फ्लो कितना है, मतलब वो कितना पैसा बना के अपनी फर्म को चला पा रहा हूँ। और लास्टली क्या है हमारा थर्ड, थर्ड जो है दैट इज टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, टर्मिनल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये है मेरा थर्ड पॉइंट है। ओके, जस्ट ऐसे। तो ये तीनों जो है हमारे टर्म, ये तीनों हमारे कैपिटल बजटिंग के डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करते हैं। ओके, ये इतना समझ में आ गया, आई होप इतना सबको समझ में आ गया हो कि एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, एक सब्सीक्वेंट कैश फ्लो है, और एक टर्मिनल वैल्यू है। ये मेरा आउटवर्ड एक्सपेंस है, मतलब इतने पैसे मुझे लगाने पड़ेंगे। दीज आर द अमाउंट दैट आई विल बी गेटिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जो पैसा अंदर आएगा, इसको हम बोलते हैं जो पैसा बाहर जाएगा। अल्टीमेटली कैपिटल बजटिंग के थ्रू वी गेट टू नो कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए सही है कि नहीं है। आप इवैल्यूएट करते हो ऑल्टरनेटिव्स को, 2-3 जगह पैसे लगा सकते हो। आप देखते हो कि अल्टीमेटली मुझे इस जगह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ, द प्राइमरी गोल ऑफ कैपिटल बजटिंग इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर बाय सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट्स दैट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्म। मैंने वही समझा अभी, पूरी जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी उसमें हमें एक्चुअली में यही पता चला कि आप कैपिटल बजटिंग करते इसलिए हो कि अल्टीमेटली आपको पता चले कि कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है, किस प्रोजेक्ट में वी शुड इन्वेस्ट मोर, और जिससे हमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, उसी के थ्रू आपको पता लगता है कि एग्जैक्टली वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट। उसके बाद लॉन्ग टर्म ग्रोथ, आपको पता लगता है कि कितना रिटर्न बना के देगा, कितने सालों तक रिटर्न बना के देगा, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन, मेरे पास अगर डेफिनेटली अगर 10 लाख रुपए है
और मेरे को 5 प्रोजेक्ट लाइक प्रोजेक्ट 1 10 लाख है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। अगर मुझे इसका कैश फ्लो अगर 11 लाख आ रहा है, इसका 10.5 लाख आ रहा है और इसका 10 लाख आ रहा है, और सबसे ज़्यादा अमाउंट मेरे को प्रोजेक्ट 1 से पता चल रहा है, तो मैं इसमें ही पैसे लगाऊंगा रादर देन प्रोजेक्ट 2 एंड प्रोजेक्ट 3। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट मुझे लग सकता है कि प्रोजेक्ट 2 ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है, बट मैंने पूरी कैलकुलेशंस करी और देन आई फाइंड आउट कि प्रोजेक्ट 1 इज द बेस्ट वन फॉर मी। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग के डिसीजन को। सबसे पहला है कैश फ्लो एस्टिमेट। सी बजटिंग इज व्हाट? बजटिंग इज एन एस्टिमेशन, राइट? हमारे घर पे भी बजट बनता है, नॉर्मल बजट हर जगह बनता है, हमारे कंट्री का बजट बनता है, तो बजटिंग इज लाइक एन एस्टिमेशन। क्या ये 100% एक्यूरेट होता है? 100% एक्यूरेट होता है क्या? नहीं, राइट? काफी बार जो हमारी एक्यूरेसी होती है, मतलब हम कोशिश करते हैं, अगर मैंने 10,000 का बजट बनाया है टू स्पेंड इन अ मंथ, तो व्हाट आई विल ट्राई इज कि इसके अंदर आ जाए, इस अमाउंट के अंदर आ जाए। नहीं आता तो ओवर स्पेंडिंग हो जाएगी, ज़्यादा पैसे स्पेंड करें। तो एस्टिमेशन नहीं है। अब वो कितने होंगे 10,000, इतना लाइक आ ब्रीफ अमाउंट कि मैंने इतना अमाउंट ले लिया है, बट डेफिनेटली ये थोड़ी कह दिया कि 10,000 ही खर्च होंगे, उसके कम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये एस्टिमेशन है ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो कि कितने पैसे आपको उस डिसीजन से बना के मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको रिस्क एनालाइज करने में हेल्प करता है। देखो डेफिनेटली आप जितने भी रिस्क एसोसिएटेड होते हैं विद ईच प्रोजेक्ट, कंसिडरिंग इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क। अब मैं देखे जब प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 एंड प्रोजेक्ट 3 को इवेल्युएट करके, तब मेरे को पता चला कि प्रोजेक्ट 1 में सबसे ज़्यादा कैश फ्लो इनफ्लोज का है। एंड टर्मिनल वैल्यू को अगर मैं ओवरऑल मिला के देखूं, और जितनी ओवरऑल मेरे को इन्वेस्टमेंट अगर कंसिडर करनी है, इन्वेस्टमेंट तीनों में 10 लाख है, बट सबसे ज़्यादा मुझे पैसे ये बना के दे रहा है, देन डेफिनेटली आई विल पिक अप दिस प्रोजेक्ट। और इसमें रिस्क, फिर मेरे को लगता है कि रिस्क तीनों में सेम है, बट मेरे को रिवॉर्ड इसमें ज़्यादा मिल रहा है। ओके, अब थर्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। थर्ड इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक सेकेंड। Evaluate the cost of capital to determine the minimum rate of return required for a project to be acceptable। ठीक है, अब मैंने आपको सबसीक्वेंट कैश फ्लो SCF बोल देता हूँ, सबसीक्वेंट कैश फ्लो में बताया। सी इसके दो मेथड है, जैसे मैंने आपको एक मेथड बताया था अभी जिसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। दूसरा मेथड क्या है? जिसमें आपको नेट प्रॉफिट दे रखा होता है। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट जब हमने बात करी थी, तो इसमें हमने टैक्स जो है वो डिडक्ट कर दिया है। ठीक है, टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो हमने टैक्स के बाद क्या ऐड करते थे? डेप्रिसिएशन, जिससे हमारा एक्चुअल कैश फ्लो पता चल जाएगी कितना कैश फ्लो है, राइट? नेट प्रॉफिट के बाद हम डेप्रिसिएशन ऐड करते थे। अब क्या होता है, काफी बार when you're starting your business you don't have enough cash on your own, आपके पास इतना पैसा नहीं होता। so what you do is basically borrow। अब बोरो करते हो, राइट? बोरो किस पे करते हो? इंटरेस्ट जो है उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जब भी अगर लेट सपोज आपको किसी जगह पे भी वैल्यू दे रखी नेट प्रॉफिट, और आप वहां से यू हैव टू कैलकुलेट सबसीक्वेंट कैश फ्लो, तो होता क्या है, जब ये नेट प्रॉफिट निकाला जाता है, इसमें इंटरेस्ट डिडक्ट कर दिया जाता है एज एक्सपेंस। इंटरेस्ट को डिडक्ट कर दिया जाता है एज एक्सपेंस। तो बिकॉज जो हमारी प्रोजेक्ट की फाइनेंस की कॉस्ट है, प्रोजेक्ट की फाइनेंस की कॉस्ट है, दैट वोंट टेल यू द एक्चुअल वर्थ ऑफ द प्रोजेक्ट। सी, ये तो आपका फेलियर है दैट यू डोंट हैव इनफ मनी ऑन योर ओन टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। आपकी तरफ से वो एक लैगिंग है, प्रोजेक्ट की तो कोई लैगिंग नहीं है। तो इसीलिए जब नेट प्रॉफिट वाला कभी भी कोई क्वेश्चन हो जिसमें नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा हो, तो उसमें हम अज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया है एज एन एक्सपेंस। तो हमें टू गेट द एक्चुअल वर्थ ऑफ द प्रोजेक्ट व्हाट वी हैव टू डू इज ऐड बैक द इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट को वापस ऐड बैक कर दिया जाता है। अब इंटरेस्ट को ऐड बैक करने के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज होती है। सी, हम जो इस अमाउंट पे पहुंचे होते हैं नेट प्रॉफिट पे, इसमें से इंटरेस्ट ऑलरेडी लेस हो चुका होता है, हमने अज्यूम करा है। बट यहाँ पे जब हम इंटरेस्ट वापस ऐड कर रहे हैं, तो इसमें एक टैक्स रेट का भी डिडक्शन आ जाता है। इस अमाउंट में से इंटरेस्ट भी डिडक्ट हुआ है और उसी पे एक टैक्स रेट भी डिडक्शन हुई है।
तो हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट अमाउंट वापस से ऐड नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला डालते हैं 1 माइनस टी, 1 माइनस टैक्स रेट। कहने का क्या मतलब है कि जब आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोशिश करी, तो आपने क्या करा, वहां पे सेल्स में से इंटरेस्ट भी डिडक्ट कर दिया, इंटरेस्ट डिडक्ट कर दिया। उसके बाद जब सारा एक्सपेंस डिडक्ट हुए, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, उसमें से आपने टैक्स डिडक्ट करा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो इंटरेस्ट अमाउंट आपने डिडक्ट करा है, उसको वापस से ऐड कर दो। बट इस इंटरेस्ट के अमाउंट की वजह से जो यहाँ पे था, आपका टैक्स अमाउंट भी इफेक्ट हुआ है। तो उस टैक्स अमाउंट का जो इफेक्ट हुआ है, उसको नगेट करने के लिए वी हैव टू पुट इंटरेस्ट इनटू, इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1 माइनस टैक्स रेट के साथ, ठीक है। ये हमारा सबसीक्वेंट कैश फ्लो का तरीका है, जिसमें हम दूसरे मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करी जा रही है। अगर आपको इंटरेस्ट दे रखा है, हमें ये देखना होता है कि जितना भी कॉस्ट लोएस्ट होगा उतना बेस्ट होगा। मतलब अगर मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ, ये हायर इंटरेस्ट ना लूँ, 10-11% नहीं लूँ, 5-6% में अगर मुझे अमाउंट मिल रहा है तो बेस्ट होगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट साइज की। जो बड़े प्रोजेक्ट होंगे, उनमें ज़्यादा कैपिटल और रिसोर्सेज लगेंगे। इम्पैक्ट जो है वो आपका ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होगा फर्म का। वहीं पे मैं बात करूँ गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चेंजेस इन टैक्स लॉस एंड अदर गवर्नमेंट पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ प्रोजेक्ट। इसका अब मैं कैसे एग्जांपल दूं? पहले फर्स्ट फ्यू इयर्स आपका जो टैक्स रेट था दैट वाज 30%, फिर उसको थोड़ी देर बाद आपने 40% कर दिया। जैसे ही आपने टैक्स रेट बढ़ाया, आपका जो प्रोजेक्ट की वर्थीनेस थी वो कम हो गई। मतलब आपको जितना कैश इनफ्लो आना था, फर्स्ट फ्यू इयर्स अच्छा आता बिकॉज टैक्स रेट वाज गुड, तो आपने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया। गिवन आपने सोचा कि टैक्स रेट वुड रिमेन कांस्टेंट। जैसे ही 5 साल बाद टैक्स रेट चेंज हुआ और ये 40% हो गया, तो आपकी जो प्रोजेक्ट की वर्थीनेस है वो कम हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट मार्केट कंडीशन की। इकोनॉमिक कंडीशन और मार्केट ट्रेंड्स भी जो इफेक्ट कर सकते हैं डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। तो यहाँ तक जो था, हमने फैक्टर्स देख लिए, क्या क्या बेसिक फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस को। अब बात करते हैं क्विकली कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है कैपिटल बजटिंग की। सी फर्स्टली क्या है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। अब मैं काफ़ी इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कैसे कर पाऊंगा, बिकॉज मैंने सारे ऑल्टरनेटिव्स, जितने भी मेरे ऑल्टरनेटिव्स है, उनके कैश फ्लोज को क्या करा है, आइडेंटिफाई कर लिया है। कैश फ्लोज को आइडेंटिफाई कर लिया, किससे मुझे कितना पैसा मिल रहा है। जब इतना आइडेंटिफाई कर लिया है, तो मेरे पास एक स्ट्रैटेजी होगी जो बेस्ट है उसको सिलेक्ट करने की, और मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स भी वैसे अलाइन करूंगा। बिकॉज मैं यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट की बात करता हूँ। मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा कि वो 1-2 साल में मुझे कितना रिटर्न बना के देगा। वी आर टॉकिंग अबाउट 3-4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, जब तक मशीनरी की लाइफ वैल्यू है। और जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तब वो उतना टाइम पीरियड दिमाग में लेके रखता है कि इतने साल तो वो काम करेगा ही करेगा, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन, आप इफेक्टिवली अपने रिसोर्सेज लगा सकते हो। हाउ? बिकॉज यू नो नाउ दैट मेरे को कितने कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। मेरे को अगर मैं अपनी पुरानी मशीन जो है जो बेच सकता हूँ, सी होता क्या है, अब मेरे पास इवैल्यूएशन जो है, ना कि जितने ऑल्टरनेटिव्स हैं, बट ये भी है कि मेरी ओल्ड मशीनरी वर्सेस न्यू मशीनरी। देखो, जो ओल्ड मशीनरी है, अगर वो भी अभी चौथे साल में है, ठीक है, फोर्थ ईयर में है, सो उसकी में अभी लाइफ बची होगी 4-5 साल और चल सकती है। बट अगर मैं नई मशीनरी उसी फोर्थ ईयर में, उसके फोर्थ ईयर में ले लूँ, और वो मेरे को बेटर कॉस्ट दे दे, मतलब बेटर इनफ्लो जनरेट करके दे दे, तो मैं अपने रिसोर्सेज को न्यू मशीनरी पे ही लगाऊंगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम कैश इनफ्लो की बात कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो सारा का सारा रिप्लेसमेंट चेक करके मैं ये देखूंगा बेटर कौन सा मेरे लिए ऑल्टरनेटिव बनता है, न्यू मशीनरी बनती है या फिर ओल्ड मशीनरी बेटर है। ओके, तो रिसोर्स एलोकेशन की बात होगी। अब बात करते हैं इसी में ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब जब ऑप्टिममली रिसोर्स को यूटिलाइज करोगे, तो पहला क्या फायदा होगा, देखो, मैक्सिमम रिटर्न्स होंगे, राइट। मैक्सिमम रिटर्न्स
हमने जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमने पूरा जो बेस स्ट्रक्चर है वो पढ़ लिया। जब बेस स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो मुझे जब पता है कि P1 P2 एंड P3 में से बेस्ट P1 है, तो मैं मैक्सिमाइज क्यों नहीं करूंगा अपने रिटर्न्स। मेरे पास मैक्सिमाइज ना करने की तो कोई वजह ही नहीं है। जब मैंने देख लिया है कि P1 इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, देन वाई वोंट आई गो फॉर इट। ओके, फिर मैं अवॉइड भी करूंगा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। सी, इन पॉइंट्स को डिराइव करने में कोई वो नहीं है, बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगा की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे यू हैव लर्न द बेसिक्स लर्न कर ली है, तो आप पता लगा पाओगे कि कहाँ मुझे अपने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर अवॉइड करना है। मतलब मैं P2 P3 देख चुका हूँ, कंसिडर करके भी कोई फायदा नहीं है। P1 से मुझे मैक्सिमम जो है कैश फ्लो मिल रहा है, कैश इनफ्लो मिल रहा है। अब उसके बाद इस कैश इनफ्लो को, बिकॉज देखो ये भी बजटेड अमाउंट है, राइट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसमें मुझे ये ध्यान देना कि ये जो अमाउंट है इसके आसपास ही रहे, राधा बहुत नीचे ना गिर जाए। ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तीसरा जो इंपॉर्टेंस है। सी, कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग। कैपिटल बजटिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इनमें हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज होता है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट में नहीं होता। किसमें नहीं होता? पे बैक, हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, दो नाम से जाना जाता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का बात करें तो उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करा जाता है। सी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? अगर आज की डेट में 100 रुपए करंटली मुझे 2 चिप्स खरीद के दे रहे हैं, और कल को फ्यू मंथ्स अगो, अगर फ्यू मंथ्स लेटर मुझे 110 रुपए में 2 चिप्स मिल रहे हैं, तो मतलब 100 रुपए पे क्या हो गया? 10% इन्फ्लेशन हो गई है। मतलब अब 100 रुपए में आपको 110 रुपए स्पेंड करना पड़ेगा वही सामान खरीदने की वैल्यू, मतलब 100 रुपए की अब उतनी वैल्यू नहीं रही है। इसको कैसे समझेंगे कि अगर मुझे 100 रुपए में पहले 2 चिप्स मिल जाते थे, तो 100 रुपए की वर्थ क्या थी? 2 चिप्स। बट अब मुझे 110 रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे 2 चिप्स खरीदने के लिए, मतलब 10% एक्स्ट्रा। तो इसकी वैल्यू अब गिर चुकी है, राइट। तो अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू अब गिर चुकी है, मुझे 110 रुपए खर्च करने पड़ते हैं 2 चिप्स को खरीदने के लिए। मतलब विद टाइम हमारे जो पैसों की वैल्यू है वो बढ़ती रहती है। जैसे हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में हम क्या कहते थे, हमारे टाइम में तो 10 रुपए में बहुत सारी सामान आ जाता था, आज के टाइम पे नहीं आता। आपने खुद देखा होगा कि अगर 5 रुपीज, फिर 10 रुपीज की जो कोक पेप्सी की बॉटल आती थी, उसमें जो पहले 300 ml आ जाता था, आजकल 15 या 20 रुपीज में आता है उतना ही सेम अमाउंट। मतलब महंगाई बढ़ गई है। वो क्यों? इन सब की जो वैल्यू है वो भी घट चुकी है। मतलब वही सेम अमाउंट के, वही सेम चीज लेने के आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो जो वैल्यू ऑफ मनी है विद टाइम घटती रहती है। मतलब जैसे मैंने बताया कि 100 रुपए की वैल्यू अब 100 रुपए नहीं रहेगी नेक्स्ट ईयर, उससे ज्यादा आपको स्पेंड करना पड़ेगा। मतलब इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा आपको कमाना पड़ेगा टू मेक श्योर कि जितने पैसे आपने लगाए उससे ज्यादा आपको वापस मिल पाए। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास, राइट। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 2 तो आप तैयारी कर रहे हो, तो पेपर 1, बिकॉज पेपर 1 भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में तैयारी करने के लिए। तो उसके लिए इफ यू डोंट हैव एनी सोर्सेज, आपको नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वी आर देयर टू हेल्प यू। यूजीसी नेट एसेंशियल्स क्लेम कर सकते हो अपनी फ्री ई बुक ऑन ऑल द 10 यूनिट्स ऑफ पेपर 1। कैसे? व्हाट्सएप पे हाई भेज के, एंड बेसिकली यू कैन आस्क फॉर ई बुक्स 9873907600 पे। 35 पेज नॉलेज बूस्टर टेक्स्ट बुक है। इसमें यू कैन गेट एवरीथिंग, जितनी भी डिटेल्स चाहिए, जितना भी आपको पढ़ना है, एवरीथिंग कैन बी लाइक बी विल बी देयर। लर्निंग के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको सीखना है, लर्न करना है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड देयर, ठीक है। तो पेपर 1 की तैयारी करनी है तो आप पीछे नहीं रह सकते, बिकॉज यू हैव टू क्रैक JRF। दोनों चीज़ें, दोनों पेपर को साथ साथ लेना है, एक साथ दोनों की तैयारी करनी है। अगर पेपर 2 आपका अच्छा हो गया तो पेपर 1 पे फोकस करना है। पेपर 2 अभी नहीं है तो पेपर 1 को भी साथ साथ पीछे नहीं छोड़ना। और ये मौके बार बार नहीं आते, ई बुक डाउनलोड कर लो, फॉर फ्री है, नो हार्म इन दैट, ठीक है। सो इफ यू हैव वॉच द वीडियो टिल नाउ, सो थैंक यू। एंड लाइक करना मत भूलना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। लाइक करते हो सो दैट वी गेट मोटिवेशन ऑफ providing, and like to make sure that we intend to deliver the best content that is out there.
एंड सब्सक्राइब करोगे तो यू विल गेट नोटिफाइड व्हेन एवर आई कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस यूनिट। शेयर करना जिससे आपके और आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो जाए हु आर लर्निंग यूजीसी नेट पेपर, ठीक है, पेपर 2। एंड डाउनलोड द टैलेंट ब्लेजर ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। द लिंक फॉर द सेम विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आपको अगर मॉक टेस्ट देने हैं फॉर फ्री, वो भी आप टैलेंट ब्लेजर की ऐप से कर सकते हो, राइट। उसको डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी होगी, राइट। So thank you all for joining. Make sure that you subscribe to the channel and you hit the bell icon so you get notified whenever I come up with the next video.